अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पाकिस्तान में OIC यानी दुनिया भर की मुस्लिम ममालिक की तंजीमों का इजलास हो रहा है। OIC मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है जिसमें 57 से ज़्यादा ममालिक शरीक हैं और मौका ब मौका इसका इजलास होता रहता है। ये 48वां इजलास है जो पाकिस्तान में हो रहा है। चीन के वज़ीर ख़ारजा को इसमें दावत दी गई है। हिंदुस्तान से किसी को इसमें नहीं बुलाया गया है। मकसद क्या है इस इजलास का, OIC क्या है, किन किन ममालिक को मेंबरशिप हासिल है, इस तंजीम का बुनियादी एजेंडा क्या है और कब OIC कायम हुई थी, मकसद क्या था, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि हालिया इजलास जो 23 मार्च 2022 को पाकिस्तान में हो रहा है, इसका बुनियादी एजेंडा क्या है। OIC दुनिया भर के 57 मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी और मुश्तरका तंजीम है। कह लीजिए कि खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद कई साल तक मुसलमानों के पास कोई मुश्तरका महाज नहीं था, कोई मुश्तरका प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके साए तले, बैनर तले तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो सके, एक साथ बैठ कर गुफ्तगू हो कर सके। खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मा के बाद मुस्लिम ममालिक में इंतशार था, जिसके बाद 1972 में इस तंजीम का क़याम अमल में आया और इस तंजीम के क़याम की वजह बनी मस्जिद अक्सा। दरअसल 21 अगस्त 1969 में मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने हमला किया, मस्जिद अक्सा को जला दिया गया। मस्जिद अक्सा पर होने वाले हमला में दुनिया भर के यहूदी मुलव्विस थे। इस वाक़या के बाद फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म ने फतवा दिया। दुनिया भर के मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ने वाला इस बयान देने वाला बयान उन्होंने दिया और साफ़ तौर पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए उठ खड़े हों, क्योंकि क़िबले अव्वल को जला दिया गया है, इस पर लगातार हमला हो रहा है और अगर अब यहूदियों को नहीं रोका गया तो शायद मस्जिद अक्सा पर हमला करके उसको पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया जाए। चुनांचे मुस्लिम ममालिक के ज़मीर को थोड़ी सी उसकी ठेस पहुंची, वो लोग बेदार हुए और 24 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मराकश के शहर रबात में इकट्ठा हुए। वहाँ लोगों ने बातचीत की। ये मीटिंग 24 सरबराहान ममलिकत की मराकश के शहर रबात में 25 सितंबर 1969 में हुई। उसके एक साल बाद फिर 1970 में जद्दा में सऊदी अरब के शहर में इसी तरह की एक मीटिंग हुई जिसमें 24 सरबराहान ममलिकत ने शिरकत की, बातचीत हुई और तय पाया कि मुस्लिम ममालिक की एक तंजीम कायम की जाए जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक को मेंबरशिप हासिल हो और उसका बुनियादी एजेंडा होगा मस्जिद अक्सा की आज़ादी, फ़लस्तीन को मुस्तकिल मुल्क का दर्जा देना, इज़राइल के गासबाना कब्ज़े से उसको आज़ाद दिलाना। ये मीटिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल मानी गई क्योंकि 1967 में अरब इज़राइल जंग हुई थी। अरब ममालिक एक तरफ थे, दूसरी तरफ इज़राइल था। अमेरिका का सपोर्ट हासिल था और उस जंग में अरबों को शिकस्त हासिल हुई थी। अरबों का मोरल बहुत डाउन था, चुनांचे इस इत्तेहाद ने, एकजहती ने अरबों को भी हौसला दिया और 1972 में बाज़ाब्ता तौर पर तंजीम कायम हो गई जिसका नाम रखा गया इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस। बाद में इसका नाम कुछ तब्दील किया गया और रखा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC। अब ये तंजीम कुल 57 ममालिक पर मुश्तमिल है, यानी इसके जो मेंबर है, शुरू में कुल 24 ममालिक थे लेकिन अब इसके मेंबर कुल 57 ममालिक हैं, जिसमें 27 ममालिक अफ्रीका के हैं, 27 ममालिक एशिया के हैं, एक मुल्क यूरोपियन यूनियन का है और 2 ममालिक अमेरिका के हैं। इसके अलावा कुछ मुल्कों को मुबस्सिर मुल्क का दर्जा हासिल है। मुबस्सिर ममालिक में यानी जिन मुल्कों को मुबस्सिर ममालिक का दर्जा हासिल है उसमें रूस है, कब्रस है, कुछ और ममालिक शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन को मुबस्सिर का दर्जा हासिल है जिसमें अरब लीग है, अक़वाम मुत्तहिदा है और एक और भी कोई तंजीम है। तो इसकी सूरत हाल है, हिंदुस्तान को इसकी रुकनीत हासिल नहीं है, न मुबस्सिर मुल्क का दर्जा हासिल है और इस राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। दरअसल जो ममालिक OIC के मेंबर है इस्लामी ताउन तंजीम को, जो उर्दू में कहा जाता है, वो ममालिक हैं जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है, अक्सरियत में है। जिन मुल्कों के जो सरबराह है मुसलमान हैं वो इसके मेंबर हैं और ऐसे कुल तकरीबन 54 ममालिक हैं। ये जो बल्कि 55 ममालिक हैं सॉरी, और ये 57 ममालिक में से जो 2 मेंबर हैं जिनका ताल्लुक़ अफ्रीका से है, अफ्रीका का अमेरिका का 2 मुल्क भी इस्लामी ताउन तंजीम का इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, लेकिन वो 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है। वो दोनों मुल्क हैं
گیانا اور سرینیم امریکہ کا 2 ملک ہے جو 57 ممالک کے فہرست میں شامل ہے، لیکن ان 2 ملکوں میں مسلمان میجورٹی میں نہیں ہے بلکہ کرسچن میجورٹی میں ہے۔ اس کے باوجود ان 2 ملکوں کو مسلمان ملک ممبرشپ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کا ایک ملک البانیہ، اس کو ممبرشپ حاصل ہے جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں۔ بقیہ 27 ممالک افریقہ کے ہیں اور 27 ممالک ایشیا کے ہیں۔ میجورٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کو بھی ممبرشپ ملنی چاہیے تھی لیکن نہیں ملی ہے۔ کچھ وہ ممالک جہاں مسلمان کافی تعداد میں ہیں ان کو رکنیت حاصل نہیں ہے لیکن اسے مبصر ملک کا درجہ حاصل ہے، آبزرور کا درجہ حاصل ہے، جس میں روس شامل ہے، قبرص شامل ہے اور کچھ اور ممالک ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے اس اجلاس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اس تنظیم کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے۔ جب اس تنظیم کو قائم کیا گیا تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا، اس کے علاوہ بعد میں قرارداد میں شامل کیا گیا دنیا بھر کے مسلمانوں کے مفادات کی بات کرنا، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، مسلمانوں میں اسلامی تعاون یا اسلامی حکومت جہاں جہاں قائم ہے ان سب کو مضبوطی فراہم کرنا، ان کے اکنامک کو مضبوط بنانا، ان کی معاشی حالت کو سدھارنا، آپس میں ان کی مدد کرنا، یہ سارا مقصد تھا۔ لیکن اپنے مقصد پر یہ تنظیم کبھی قائم نہیں رہی ہے۔ اس تنظیم کے قیام کو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں اور 50 سالوں میں اس تنظیم نے صرف اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا کام کیا ہے، آج تک کوئی مضبوط لائحہ عمل یہ تنظیم قائم نہیں کر سکی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد ہی مسئلہ فلسطین کے لیے تھا، لیکن اس تنظیم کے کئی ملک ممبر ایسے ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ اب گہرے رابطے ہیں اور فلسطین ان کے ایجنڈے میں ہی شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس تنظیم کے جو ممبرس ہیں ان کا آپس میں بھی زیادہ تر کا اچھا رشتہ نہیں ہے۔ سعودی عرب اور ایران میں تعلقات خراب ہیں، ترکی اور سعودی عرب میں تعلقات پہلے جیسے نہیں ہیں اور آپس میں ایسے کئی ممالک آپ کو ملیں گے۔ لوگوں کو امید تھی کہ شاید مسلم ممالک اکٹھا ہوئے ہیں۔ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اوٹومن امپائر کے بعد پہلا ایک محاذ بنا ہے جس میں کسی نہ کسی طرح مسلم ممالک شریک ہیں، تو شاید آپس میں کوئی سمجھوتا ہوگا، فری ویزا ملک بنے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے دوسرے ملکوں کا معاملہ ہے ویسا ہی OIC کے ممبرس ملک کا بھی معاملہ ہے۔ OIC میں جتنے ممالک شامل ہیں ان سب کی آبادی 2 ارب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان جتنے ممالک ہیں ان سب میں مسلمان میجورٹی میجریت میں، جیسا کہ صرف 2 ملکوں میں مسلمان میجورٹی میں نہیں ہے، بقیہ سب میں ہیں۔ جب ان ممالک کا اجلاس ہوتا ہے تو ان میں کئی مرتبہ دوسرے ملکوں کے جو وزرائے خارجہ ہوتے ہیں ان کو بھی دعوت دی جاتی ہے۔ 2019 میں جب متحدہ عرب امارات میں وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں ہندوستان کی اس وقت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کو دعوت دی گئی تھی اور انہوں نے شرکت کی تھی، جس پر پاکستان نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ حالیہ اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے تو پاکستان نے چین کے وزیر خارجہ کو شرکت کی دعوت دی ہے اور وہاں وہ شریک ہو رہے ہیں، جس پر بھی کئی مسلم ممالک نے اعتراض کیا ہے، لیکن بہرحال دعوت دی گئی ہے کیونکہ چین میں سنگیانگ ایک صوبہ ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بربریت کی جاتی ہے، مسلمانوں کو بنیادی اور انسانی حقوق وہاں حاصل نہیں ہے۔ OIC کا مرکزی دفتر جدہ میں واقع ہے جو سعودی عرب کا شہر ہے اور سعودی عرب سے ہی زیادہ تر اسے لیڈ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ OIC پر کنٹرول سعودی عرب کا ہے، ترکی کا بھی کہیں نہ کہیں اثر و رسوخ ہے، بہرحال ایران کا زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے۔ پاکستان کا بھی OIC پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور کئی مرتبہ پاکستان اپنی مرضی کے مطابق بھی فیصلے کراتا ہے۔ مسلم ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس ہتھیار ہے، طاقتور فوج ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی OIC میں بہت زیادہ اہمیت بھی مانی جاتی ہے۔ حالیہ اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے یعنی 22-23 مارچ کو، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت لوٹنے کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے OIC کا اور شاید OIC فیصلہ کرے کہ مسلم ممالک کو اور دنیا بھر کو طالبان کی حکومت کو اب تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس ایجنڈے میں فلسطین کا مسئلہ شامل ہے، پہلے بھی رہتا ہے، کوئی خاص اثر و رسوخ نہیں۔ ہندوستان کے کشمیر کا مسئلہ بھی شامل ہے اور پاکستان میں ہو رہا ہے تو پاکستان اس کو اور زیادہ اٹھائے گا۔ OIC کی طرف سے کشمیر کے حریت رہنما میر وائس کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی لیکن وہ نظر بند ہے، ان کا پاسپورٹ بھی ضبط ہے، اس کا جانا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے اس پر سخت اعتراض بھی کیا تھا کہ اس کو دعوت کیوں دی گئی ہے۔
इजलास जारी है। इजलास में क्या कुछ होता है, क्या करारदाद पास होती है। खबरों के मुताबिक 140 करारदाद पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मंजूर की जाएगी और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर वज़राए ख़ारजा के इफ्तिताही सेशन से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान में ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वहाँ अतल पतल जारी, अफरा तफरी है और अपोजिशन पार्टियों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ महाज खोल रखा है। पार्लियामेंट का इजलास भी बुलाने का मुतालबा किया गया था, जिसका इमरान खान ने इनकार कर दिया। अपोजिशन पार्टियों की तरफ से भी कहा गया था कि हम इस इजलास में यानी OIC के इजलास में रुकावट डालेंगे, लेकिन बाद में उनके इत्तेहादियों की तरफ से ये फैसला हुआ कि नहीं, हम हमारे मेहमानों का इजलास है, मुस्लिम ममालिक का इजलास है, इसलिए इस इजलास को कामयाबी के साथ होने दिया जाएगा। इस इजलास के बाद दोबारा से हम अपना एहतजाज शुरू करेंगे। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पाकिस्तान में होने वाले इजलास में क्या कुछ होता है हम ज़रूर बताएंगे। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com